तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्री कुमार विश्वकर्मा है और ये एक इंटरव्यू टाइप वीडियो है। इसमें मैं फिजिक्स का जो चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या हुआ, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अरिस्टोटल। उन्होंने चीज़ों को देखा, बॉडी को मूव करते हुए देखा, तो उनके दिमाग में आया कि यार किसी बॉडी को मूव करने के लिए क्या चाहिए, क्या रिक्वायर्ड होगा। फिर उन्होंने एक बैलगाड़ी को देखा। तो बैलगाड़ी में जब देखा कि यार बैलगाड़ी को एक इंसान खींच के ले जा रहा था, तो उनको समझ में आया कि एक मैन के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो बेसिकली वो रिक्वायर्ड है उस बॉडी को मूव कराने के लिए। बेसिकली फोर्स रिक्वायर्ड है उस बॉडी को मूव कराने के लिए। फिर उनके दिमाग में आया, ठीक है, क्या जब ये फोर्स हटा देंगे तब क्या होगा। उनको समझ में आया कि बॉडी मूव नहीं करेगी। लेकिन फर्दर उन्होंने जो भी डिस्कवरीज की उसमें उन्होंने तो समझ में आया कि फोर्स ही रिक्वायर्ड है, फोर्स ही इम्पोर्टेंट है किसी बॉडी को मूव कराने के लिए। अगर फोर्स नहीं रहेगा तो वो बॉडी इनिशियल मीन्स रेस्ट स्टेट में आ जाए। ठीक, मतलब अगर ये m मास की बॉडी है और इस पर फोर्स लगा देता हूँ F, तो हाँ ये बॉडी कुछ डिस्प्लेस करेगा, ये बात सत्य था। लेकिन फिर समझ में आया यार उनके दिमाग में और क्या चल रहा था। उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए, थॉट एक्सपेरिमेंट जिसे हम कहते हैं, कि उन्होंने सोचा कि फोर्स हटा दूंगा, फोर्स को रिमूव कर दूंगा तो बॉडी कहाँ आ जाएगी, फोर्स रिमूव कर दूंगा कोई डिस्टेंस नहीं होगा तो रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने बात समझा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनके साथ एक घटना घटी कि एक बॉल थी, मूव करते करते गई और रुक गई। और उनको समझ में आया चलो फोर्स का इफेक्ट तो खत्म हो गया, तो रुके कैसे। फिर उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि फोर्स है क्या वास्तविकता में, कि हम सिर्फ एक ही फोर्स नहीं लगा रहे हैं, मेरे बॉडी पे सिर्फ एक ही फोर्स नहीं लग रहा है। मैं अगर खड़ा हूं इस वजह से खड़ा हूं क्योंकि मेरे बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसका नाम है ग्रेविटी। तो जैसे ही उन्होंने बॉल छोड़ दिया आगे और कुछ टाइम बाद रुक गया, उनको लगा यार कि अर्थ पर सिर्फ मेरा ही फोर्स काम नहीं कर रहा है, उस बॉडी के ऊपर कोई और भी फोर्स था जिसको हम कहें ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पर एक बात आती है, तो उन्होंने फिर थॉट एक्सपेरिमेंट किया। अब उनका थॉट एक्सपेरिमेंट में था क्या, देखो उनके थॉट एक्सपेरिमेंट में था कि अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने किसी एक बॉल लगा दिया m मास का, और जैसे ही उसे रिमूव किया, जैसे ही उसे छोड़ा, क्या हुआ, बॉडी अपने आप मूव करते हुए आगे गई और फिर रुक गई। दूसरे स्टेट पे उन्होंने क्या किया, बॉडी यहां थी, मास, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया तो ऊपर तक गया। उन्होंने देखा कि जब भी हम इंक्लाइंड हो रहा है कोई चीज, मोशन मतलब जो सरफेस है वो इंक्लाइंड है, थोड़ा ढला आगे कहते उसको कि थोड़ा चढ़ान टाइप का सरफेस है, तो उस पर चढ़ने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो जो कि उसके अंदर जो भी कंपोनेंट होगा वो इंड्यूस कम हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए कहने का मतलब क्या है, इसे मान लो इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, फोर्स लगाते गए थोड़ा और लगाया, लेकिन यार देख जैसे जैसे ऊपर वो जा रहा था तो उसको समझ में आया कि यार कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कोई चीज उसको है नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, कोई चीज थी उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और एडवांस बनाया। क्या किया उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में कि उन्होंने, जैसे हम बचपन में अगर आपने वो खेला हो, जैसे एग्जांपल के लिए बेब्लेड, सबको पता बेब्लेड वाली मूवी आ गई थी, ठीक है। तो बेब्लेड अगर आप ध्यान से देखो तो आपने खेला हो तो, ठीक है, तो बेब्लेड हम लोग खींचते थे, खींचने के बाद जो उसका जो टॉप था उसका वो रोटेट होता था, और फिर क्या रहता था कि एक कोशिश इधर भी कितना भी रोटेट कर ले, लास्ट में आके सेंटर पर ही रुकेगा। अभी तो 3D था, 2D में बात करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक शुद्ध देहाती भाषा में कटोरा ले लिया, ठीक, उसमें हमने एक बॉल डाल दिया m मास का, और उस बॉल को हमने छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, अरिस्टोटल ने देखा
जैसे छोड़ते वक्त ही अरिस्टोटल ने क्या देखा, उससे दिमाग में क्या आया कि यार ये यहां गया पहले, फिर वापस आया, फिर वापस आया, फिर वापस आया, और फाइनली एक जगह पर आकर रुक गया। इसका क्या मतलब था? अरिस्टोटल के दिमाग में आया कि हाँ, जो मैं डिड्यूस कर रहा था ना, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है इस बॉडी को एक स्टेट में लाने की कोशिश कर रही है, वो कौन सी कोई फोर्स है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ अपने चीजें दी, लेकिन फर्दर न्यूटन आए। उसके बाद न्यूटन ने इस चीज को बहुत नोटिस किया, ठीक है। न्यूटन का वही अब बहुत फेमस है कि बैठा था बंदा, पता नहीं क्या देख रहा था पेड़ के नीचे बैठकर। तब तक क्या हुआ कि उसके सर पे सेब, उसने नोटिस किया कि सेब नीचे क्यों गिरा, ठीक है। और जैसे ही नोटिस किया उसके दिमाग में आया कि कोई फोर्स है जो बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक। अब न्यूटन के दिमाग में जो सारी बातें आई, अच्छा अभी बात समझने की बात है कि जो वर्ड इनर्शिया है, इनर्शिया वर्ड, ठीक है, ये न्यूटन ने दिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो भी था, कॉन्सेप्ट जो अरिस्टोटल का था, उन्होंने वर्ड नहीं दिया कि इनर्शिया है, न्यूटन ने बताया कि भाई ये वर्ड है, लॉ ऑफ इनर्शिया। किसने बताया? न्यूटन ने बताया। अब न्यूटन के बारे में देख लेते हैं क्या है, न्यूटन ने क्या बोला। उन्होंने भी यही बात बोला, लेकिन जो स्टॉपिंग फोर्स थी ना, जो उस बॉडी के ऊपर लग रहा था, उस बॉडी को रोकने के लिए, किसी स्टेट में लाने के लिए, किसी स्टेट में, अभी उस स्टेट का नाम नहीं देते हैं हम, किसी स्टेट में लाने के लिए, उसके लिए कौन सी फोर्स उसके बॉडी के ऊपर लग रहा था? ग्रेविटी। हर एक सेकंड उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटी लग रहा था, जिसके वजह से वो हर एक टर्म में, टर्म का मतलब क्या मैं समझता हूं, जैसे ये बॉडी यहां से यहां गई, तो ये नहीं कि जितना डिस्टेंस यहां से इसकी बेस से रहा होगा उतना डिस्टेंस ये कवर कर रही, नहीं, लेस डिस्टेंस कवर करती थी। अगर इस डिस्टेंस का नाम d1 है, तो और ये डिस्टेंस हरदम क्या होगा? d1 से छोटा ही होगा। ये वाला डिस्टेंस हरदम इससे छोटा होगा और छोटा होगा, मतलब उस बॉडी के ऊपर क्या लग रहा था? उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा था, उसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो इमेजिन किया, फिर उसने भी थॉट प्रोसेस लगाया। देखो ये थॉट प्रोसेस बड़ा विचित्र चीज है। पहले के टाइम में देखो, अभी मेरे अभी प्रोजेक्ट था, ठीक है, उसमें मैंने कुछ एक सॉफ्टवेयर XYZ नाम का, उससे मैं बना रहा हूँ चीजें। अब क्या है कि उसमें जब मैं इनपुट डालता हूँ तो आउटपुट में नहीं आता उस सॉफ्टवेयर से, क्योंकि सॉफ्टवेयर सोच रहा है, मैं नहीं सोच रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, अब मेरा काम है सोचना। तो मैं जब सोच रहा हूँ ना, तो क्या करता हूँ थॉट प्रोसेस में, जैसे आंख बंद किया, इमेजिन किया मैं स्पेस में। अब स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग नहीं रही है, तो जब भी फोर्स लगाएंगे, हमने अगर ये हम स्पेस करते, मान लेते कि चौक इस वहां पर है, एग्जांपल स्पेस में, और क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जैसे ही मैं इसको हल्का सा फोर्स दूंगा, ये हरदम चलता ही रहेगा। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इन्फिनिटी को टेंड होगा, टेंड वर्ड ठीक है, अभी इन्फिनिटी को पहुंचेगा, मतलब कभी रुकेगा नहीं, कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा। इसको कहते हैं थॉट प्रोसेस, इमेजिनरी प्रोसेस, जो हमने सोचा और हमने इंप्लीमेंट किया। तो आइंस्टीन को, सॉरी, आइजैक न्यूटन को समझ में आया बात कि यार मतलब हमारे पास दो स्टेट ऑफ मोशंस हैं, दो स्टेट ऑफ मोशन। अब वो दो स्टेट ऑफ मोशन है क्या, देख लेते हैं। देखो क्या हुआ कि पहला स्टेट ऑफ मोशन ये आया, इसे कहते हैं ना, वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो मैं एक वर्ड कहता हूं, हमको छेड़ो मत तो आप भी नहीं छेड़ोगे। बहुत सिंपल सा वर्ड है, मतलब अगर आप मुझे परेशान नहीं करोगे तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। वैसे अगर इस पर मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, मैंने इसको नहीं छेड़ा, तो ये क्या मुझे छेड़ेगा? छेड़ने का मतलब इन द सेंस कि ये क्या डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा, साफ सीधी बात है, नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। ये बात है, इसको कहते हैं रेस्ट पर। लेकिन जैसे ही मैं इसको छेड़ दिया, तो छेड़ने का थोड़ा सा गलत सेंस मत लेना, लेकिन अगर मान लो मैंने छेड़ दिया, इन द सेंस फोर्स लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? ये मूव कर जाएगा, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा इसकी बॉडी के अंदर, कुछ मूवमेंट होगा। अब ये रेस्ट पर नहीं है, ठीक है, तो बॉडी दो स्टेट में हो सकती है, नहीं तो रेस्ट में, नहीं तो मोशन में, नहीं तो मोशन में। तो हमारे पास दो स्टेट आए,
देखो एक और स्टेट है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा ठंड रखेंगे। एक कॉन्सेप्ट है, इसी पर हम आधारित है, क्योंकि ये जो वर्ड है ना रेस्ट, अगर इसको आप मास्टर कर लेते हो ना, इसको अगर आपने मास्टर कर लिया, तो मैं लिख के रख रहा हूं कि आपके 80% क्वेश्चन तो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अदर क्वेश्चन में क्या आएगा, नेट जो मास पर फोर्स लगा रहेगा ना, वही चीजें आएंगी, नेट मास पर जो फोर्स लगा रहेगा। तो एक थर्ड जो टर्म था इसके अंदर, वो अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। लेकिन अब हम थोड़ा सा फोर्स के बारे में भी जान लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। इसके पहले भी चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपसे कि आपने 2 चीजों को निपटा दिया होगा अभी तक। पहला, मतलब अभी तक नहीं है तो लेक्चर ऐसा ही है, ऐसा मतलब इंट्रोडक्टरी लेक्चर बना रहा था मैं, पर मतलब 2 चीजें तो आनी चाहिए। 11th क्लास में आप जैसे ही इंटर किए, यू हैव टू नो अबाउट द 2 थिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट डायमेंशन एंड अदर इज वेक्टर कॉन्सेप्ट। If they are not cleared in your mind, you cannot going to solve this fucking question. साफ सीधी बात है भाई, नहीं हो पाएगा। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़, थोड़ा सा आगे बढ़ मैं समझाता हूँ ये रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या है। बड़ा बढ़िया है रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट। देखो, इमेजिन करो एक केस, तुम और तुम्हारे 2 छोटे भाई, ठीक है, इधर तुम्हारा एक भाई नंबर ए और भाई नंबर बी। अब क्या हुआ, ये दोनों तुमको खींच रहे हैं एक ही फोर्स से। मान लो इधर से 10 यूनिट, या अब तो तुम पढ़ चुके हो फोर्स तो न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन के फोर्स से इधर भी खींच रहे हैं, 10 न्यूटन के फोर्स से इधर भी खींच रहे हैं। तो क्या होगा, तुम इधर मुड़ोगे या इधर मुड़ोगे? कॉमन सेंस की बात है, नहीं मुड़ोगे। तुम्हारे बॉडी पे नेट फोर्स कितना लगा? 0 हो गया। सर ये नेट फोर्स 0 क्यों हुआ? तो वेक्टर का एक कॉन्सेप्ट है, वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है वैसे तो, ये वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ी होगी ना, वेक्टर फॉर्म पढ़ा होगा या वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी होगी। तो फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं है, मैग्नीट्यूड के साथ इसके पास डायरेक्शन भी है। इसके पास डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड के साथ। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें ये भी पता है एक्सेस के बारे में भी जानकारी है, हमें पता है एक्सेस के बारे में क्या होता है, ठीक है। एक्सेस क्या है, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। सही बात है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर फोर्स का डायरेक्शन माउथ प्लस की तरफ रहेगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स प्लस में रहेगा, ये आगे लगा देते हैं, कुछ समस्या नहीं। और अगर माउथ का डायरेक्शन मींस डायरेक्शन इधर रहा माइनस के साइड, तो माइनस में रहेगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस का, ठीक, हम लगाते हैं इसमें। कहाँ गया, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इधर ए यूनिट का, और इधर मैंने भी ए यूनिट का लगाया, तो जो ये क्वांटिटी लग रही है ना, इसको बोलते हैं नेट। क्या बोलते हैं? नेट क्वांटिटी बोलते हैं इसे। समझने की कोशिश करना, नेट क्वांटिटी। नेट क्वांटिटी सर क्या होती है? नेट क्वांटिटी मुझे समझ नहीं है। तो जो, अच्छा तुम जाते होगे मान लो सामान लेने के लिए, अब सामान लेने के लिए तुमने गए, अब सामान क्या मतलब क्या खरीदोगे सामान में? कोई सामान मतलब मान लो शुगर खरीद लिया तुमने, पोटैटो खरीदा, कुछ भी एक्स्ट्रा। तो जब तुमसे बोलते हैं ना टोटल वैल्यू निकालो, टोटल वैल्यू क्या होती है? सबको ऐड कर देते हैं। वही वर्ड है फिजिक्स में, हम टोटल ना बोलते हैं, नेट बोलते हैं, ठीक है। टोटल कर दो बस, एक नया टर्म आ जाता है भाई। मैं जितना मैंने फिजिक्स पढ़ा है, जितनी मैंने मैथ्स पढ़ी है, एक चीज मैंने समझा है, कुछ ज्यादा नहीं होता है, या तो कुछ एक कॉन्सेप्ट बस आ जाता है, उसको कहते हैं नेट। नेट एक तो ये है नेट वाला वर्ड, और ऐसे ऐसे तुम वर्ड सुनोगे ना कि यार ये तो रियल लाइफ में ये वर्ड यूज होते हैं, और एक तो वो बस वो वर्ड इतना टफ रख देते हो, पता नहीं साइंटिस्टों के मन में क्या चुल्लू बसती है, बस वर्ड टफ रख देते हो, ठीक है। तो नेट निकालना है तो किस लिखते हैं? फोर्स नेट, ठीक। ये किधर डायरेक्शन में था? प्लस के डायरेक्शन में था, तो प्लस ए प्लस, और ये माइनस के डायरेक्शन में था तो माइनस ए। तो नेट फोर्स कितना आया? 0। जब भी कोई बॉडी नेट फोर्स 0 होती है, उस बॉडी पर लगा हुआ फोर्स
जीरो है, तो उस चीज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। रेस्ट स्टेट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। अब स्पेलिंग देख लेना, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। क्या बोल देते हैं उसे? इक्विलिब्रियम स्टेट। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये सारी बातें आपको इतनी मैंने समझाई, कोशिश है कि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, देखो और क्या मैं थोड़ा समझा सकता हूँ उसमें? कहाँ गया हूँ? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो था, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है तो उसके अंदर जो मोशन है ना, मोशन इन द सेंस वेलोसिटी, वो चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पिताजी और आप कार में बैठे हैं, पापा ने जैसे ही एक्सलरेशन या एक्सलरेटर पे पैर रखा तो आप देखोगे छोटे से टाइम ड्यूरेशन में वेलोसिटी एक सडन रूप में बढ़ गई। ठीक है, मतलब बढ़ रही है ना, टाइम तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो इसी चीज को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि rate of change of acceleration into mass, rate of change of velocity into mass क्या होता है? फोर्स हो जाता है। ये वर्ड जो है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको मतलब लिखते भी है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसे ऐसे क्या होता है ना, ज्यादातर टर्म्स में जब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा होगा, ठीक है, तो हम उसको लेते ही हैं, मतलब कह देते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। ज्यादातर 90 नहीं तो 80-85% केसेस में यही होता है। इसलिए जैसे हम कभी लिखते हैं, पढ़ाते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख देते हैं कि रहता है कि हाँ वेलोसिटी है तो उसका रिलेशन किसके साथ आएगा? टाइम के साथ ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा मेरा मानना है, मैं तो पढ़ाता हूँ, बता देता हूँ भाई। क्योंकि कभी क्या होता है ना कि इंसान लिखते लिख लेता है कि तो एक टर्म बना लेता है, क्लास में आते एक टर्म बना लेता है कि भाई ये चीज फिक्स है, ये चीज ऐसी होनी है। चलो और देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, ये जो डी वर्ड है ना, डी मतलब डिफरेंस। ठीक है, चेंज, डिफरेंस तो चेंज बता रहा है। पॉइंट ए बी में चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ? बी माइनस ए चेंज आ गया। कैसे लिखते हैं? डी ऑफ, मान लो कोई ग्रेटर एक्स, मतलब x2 माइनस x1। ठीक, ये सब इसके फर्स्ट चैप्टर में, मतलब सेकंड चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्या हुआ था? जैसे कि dv बाई dt हरदम a के बराबर होता है। ये मतलब एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और ds बाई dt डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका वेलोसिटी के बराबर होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता रहना चाहिए। हमने पुट किया, क्या आ गया हमारा? एक्सेलरेशन। सर ये फॉर्मूला तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। ठीक है सर, फॉर्मूला जो था कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आपने ऊपर तो मास लिखा हुआ है, कुछ आपने कुछ बताया कि हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इनटू मास फोर्स होता है। जैसे जैसे हम फोर्स लगाएंगे उसके अंदर एक्सेलरेशन इंड्यूस होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जैसे कांस्टेंट वर्ड, अच्छा ये देखो, ये किसको बोलते हैं ना? प्रोपोर्शनल। अब क्योंकि ये न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर में रिलेशन है, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर में रिलेशन है, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल।
न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर में इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अगर न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर में होता तब क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, या दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। सबसे बेस्ट होता है इनवर्स। इनवर्स का रिलेशन है, एक टर्म आता है इनवीआरएस, जो भी एस पढ़ेंगे, इनवर्स का रिलेशन। ठीक है, इनवर्स का रिलेशन है, ये एक छोटा सा टर्म आता है, आप समझो। ठीक, अच्छा एक बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि डायरेक्ट का रिलेशन है ना, तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ देखो, अगर मान लो y टर्म है और यहाँ पे x टर्म है, तो अगर x बढ़ा तो y घटा। ठीक है, x बढ़ेगा तो y घटेगा, y घटेगा तो x बढ़ेगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है, इसीलिए इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स का रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सारी बात को आपको ध्यान में रखना। अच्छा, एक टर्म आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, क्या मैं सवाल लगा सकता हूँ? नहीं। अभी क्या हुआ कि मैं क्लास 11 को पढ़ा रहा था, और सच्ची बात है, मतलब उन बच्चों को पता नहीं क्या है, कैसे कैसे बच्चे हैं। कुछ बच्चे जीनियस भी है, जानते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कितना भी अच्छा पढ़ा लो, लेकिन उनको यही रहता है कि भाई बंदा समझ ही नहीं आता है। मतलब देखो, जैसे कहते हैं ना, फैक्ट एक होता है, फैक्ट एक होता है लॉजिक। मैं बोल रहा हूं कि भाई कि कोई घटना घट गई है, एग्जाम्पल के लिए कि हाँ चलो ये होता है, एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेस करेगा, फैक्ट है, फैक्ट है ना, ये तो फैक्ट है, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये अब इसमें लॉजिक ढूंढते हैं बच्चे। अब ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर फर्दर आगे का चैप्टर में नहीं पढ़ा हूं तो लॉजिक ढूंढना ठीक अभी नहीं है। अभी तो सिर्फ फैक्ट के ऊपर बात करना है कि हाँ, क्वेश्चन में कोई बॉडी थी, मास 5 kg था, उसके ऊपर फोर्स लगा 10 न्यूटन का, हाँ फिर फोर्स लगा उसके ऊपर, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, आपको निकाल के दिखाना। लेकिन वो सुनते ही नहीं, समझते नहीं, उनको चाहिए लॉजिक हर जगह कि नहीं सर कुछ तो उसको रोक भी रहा हो, एयर रेजिस्टेंस। हम अभी क्लास 11th में हम एयर रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें नहीं सिखाया जाता। क्यों नहीं सिखाया जाता? क्योंकि एडवांस लेवल है, आप जब इंजीनियरिंग करोगे उस टाइम पर आप सीखोगे। और अभी क्या है, नॉर्मल सी बात चल रही है, नॉर्मल सा नॉलेज लगाओ, जो तुम्हें बात पढ़ाई जा रही है फैक्ट है। ठीक है, फैक्ट, एक वर्ड याद रखो, फैक्ट है कि फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, हाँ फैक्ट है। जहां पर भी फोर्स लगा है उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा, जहां पर भी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट तो होगी होगी। हाँ, इनिशियल फाइनल के बराबर हो जाए या इनिशियल भी 0 हो फाइनल भी 0 तो बात अलग है, लेकिन अलग होगी तो कॉमन सेंस की बात है ना, अलग होगी तो कॉमन सेंस की बात है कि कहीं ना कहीं बॉडी डिस्प्लेस किया ही होगा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, सबके अंदर होती है, लेकिन टाइम टाइम हम सब सीख जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि हमने एक बॉडी है m मास की, उसके ऊपर हमने F फोर्स अप्लाई किया और उसके अंदर क्या आया, एक्सेलरेशन। इस पूरे सिस्टम में, ठीक है, एलवी स्वादो नहीं बनेंगे, लेकिन इस पूरे सिस्टम में एक चीज समझ में आई कि जब फोर्स लगा तो एक्सेलरेशन बढ़ा, क्या नहीं हुआ? सिस्टम के अंदर कौन कौन है? एग्जांपल के लिए तुम कार के अंदर बैठे हो, तुम्हारी पूरी फैमिली, कार तुम्हारा एक बाउंड्री है, और वो बाउंड्री के अंदर जो भी आ रहा है सिस्टम का पार्ट है। ठीक, सोचो ध्यान से, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, और क्या है इसके अंदर? वो कांस्टेंट होने लगा। अगर बोलोगे टाइम ना, तो टाइम तो चेंज हो रहा है भाई, कांस्टेंट कहां है टाइम? एक चीज है जो उसमें दिख रहा है, वो है मास। इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरे सिस्टम के अंदर मास है जो कांस्टेंट है। तो इसलिए जब भी अपने दिमाग में बैठा कर रखो कि प्रोपोर्शनल जब भी हटेगा, जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा, तो सिस्टम के अंदर जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, जो सिस्टम के अंदर कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसकी जगह पे आ जाता है। सर आप पूछो तो सर जब आप रिलेशन बता रहे हो कि फोर्स बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, तो ये भी तो एक इक्वेशन हुआ। देखो, ये कंपैरेटिव इक्वेशन हुआ, ये है एक कंपैरेटिव इक्वेशन, इसका नाम मैं दे रहा हूं कंपैरेटिव इक्वेशन। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? ये सिर्फ काम करता है कंपैरिजन कराने में। मेरा लॉजिक बढ़ गया ना, मेरा दिमाग इसमें इस चीज को, कॉन्सेप्ट को मान लिया कि जहां पर भी मैं देखूंगा फोर्स बढ़ रहा है,
वहां पर मैं कह दूंगा सिंपल सा कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा। ये कॉन्सेप्ट है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस के थ्रू मैंने निकाल लिया इस बात को। कोई समस्या वाली बात नहीं सर, बहुत सही है। थोड़ा और समझते हैं। तो इस जैसे ही मैंने कहा कि ये हट जाए, ये टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट जाए, तो मैंने क्या क्या लगाया सिस्टम के अंदर, क्या बचा था, मास बचा था, इसी वजह से ये आ गया। ये हमारा फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला अब बना। थोड़ा और समझ लेते हैं इस चीज को। तो हमने देखा कि जैसे ही फोर्स है अप्लाई किया मैंने उस बॉडी के अंदर, जिस बॉडी के पास मास था उसके अंदर एक्सेलरेशन नामक वस्तु इंड्यूस हो गया, आ गया। ठीक है, एक कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो समझ में आएगा। अच्छा, नेट फोर्स का क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगी, चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी और बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि समझते हो क्या है, इसी से ही इतने क्वेश्चन मैं बना दूं, इतने क्वेश्चन मतलब जी लेवल के तो अभी तो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि एट दैट टाइम अभी तुरंत अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एट दैट टाइम मुझे टाइम लगेगा बनाने में। लेकिन मैं इतना एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन बन जाएगा इससे, सिर्फ इसी से, इसके और इसके जो अभी यही जो टॉपिक पढ़े हो ना, इसके और जो पिछले 3 चैप्टर है उसी से मैं एडवांस ही बना दूँ और दिमाग खराब हो जाए। आगे का बताऊंगा ही नहीं, आगे का पढ़ ही नहीं रहा मैं, क्योंकि अभी मैं जब लेक्चर देख रहा था एक क्वेश्चन आया इसी से था, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ये डाल दिया था और इतना बढ़िया क्वेश्चन बना दिया था कि कंपैरेटिव क्वेश्चन था, कंपैरेटिव क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला, कि आप सॉल्व करो, इक्वेशन निकालो, स्टेटमेंट वाला 4 निकालो, बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। तो आप क्या देखो, समझो मेरी बात, पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करना सीखो, कोई चीज फैक्ट है, और जब इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे ना कि कोई चीज फैक्ट है, इक्वेशन जितने भी आपको फिजिक्स में फैक्ट है, चीजें हो रही हैं, उनको देखा, विजुअलाइज किया, देखा, तब उसके बाद उसमें हम अपने चीजों को लगाए, अब फिर उसके बाद आप उसको लॉजिक बनाओ। क्योंकि आपको अगर टर्म्स ही नहीं याद रहेगा तो कैसे आप काम करोगे, पहले टर्म्स याद करो। मैंने एक चीज देखा है कि मतलब आप इसे कहते हैं ना कि उसमें आपको अगर कोई लेटर पढ़ना है, मैं कह रहा हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ दो, क्या पढ़ना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैं ये बोलूं पढ़ने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो क्या होगा, पढ़ लोगे, कहोगे हाँ सर हम पढ़ लेंगे। क्यों सर, मैं पूछूं क्यों पढ़ लोगे, तुम बताओगे ना कि सर हमको नॉलेज है कि एन कैसे प्रोनाउंशिएट करता है, ई कैसे प्रोनाउंशिएट होता है, मुझे पता है उसकी वोकैबुलरी के बारे में, मुझे पता है, मुझे वोकैबुलरी आती है सर, इस वजह से मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ लूंगा। यही तो रीजन है ना भाई, सिंपल सी बात है यार, क्योंकि मुझे ABCD याद है, आपको फैक्ट याद है, वो ए फॉर ए कैसे प्रोनाउंशिएट होता है, बी कैसे प्रोनाउंशिएट होता है, उसी हिसाब से जो आप क्लास 9th की फिजिक्स पढ़ रहे थे, 11th की फिजिक्स, ये फैक्ट्स है। और एक बार इस टर्म्स को दिमाग में बैठा लिया आपने, तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सवाल लगाने में, क्योंकि उसके बाद आप खुद ब खुद लॉजिक ढूंढोगे कि भाई किस कंडीशन में काम करेगा, ये दिमाग में बैठा ही नहीं है। ऐसा यूनिट नहीं पता है बच्चों को, क्या स्टेटमेंट है, क्या करना है, इसमें टर्म ही नहीं पता है। जब पता ही नहीं है तो आप कैसे सवाल लगाओगे। चलो एक सिंपल सा सवाल, सिंपल, एकदम सिंपल चलते हैं कि अगर मान लो ऐसे सिंपल सा, पहले एक तो सिंपल सा, एकदम सिंपल सा, मान लो मास है जिसको 5 kg है, ठीक है, इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पूछ लिया फोर्स निकाल दो सर, कुछ नहीं करना, अभी पढ़ के आया हूं मैं, F = ma होता है, सिंपल सा रखा, फोर्स इक्वल्स टू मास 50 kg इनटू एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 5 या 25 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा हाँ सर सही है, लेकिन देखो ना, आपने फोर्स को पढ़ा होगा, SI यूनिट फोर्स की क्या होती है, SI यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन। देखो हर एक साइंटिस्ट अमर होना चाहता है, क्या होना चाहता है, अमर, मैं भी अमर होना चाहता हूँ, सब चाहते हैं यार, सब चाहते हैं, ठीक है, तो अमर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम जिंदा तो रह भी सकते उतना टाइम तक, लेकिन अपनी ख्याति मतलब अपना नाम फैला सकते हैं। तो उसने कहा कि भाई ये मैं क्यों मानूं, मैं इसका नाम क्या लिख दूंगा,
न्यूटन लिख दूंगा, एक नया टर्म ला दूंगा। मैंने कहा ना नया नया टर्म्स आते हैं, नया नाम आ जाता है। जूल्स नया नाम आ गया, किसी का नाम था, उसने कहा कि चलो मैंने इसको डिस्कवर किया है, मैं तो अब इसका नाम जूल्स रख दूंगा, उस यूनिट का नाम जूल्स रख दिया। वॉट आ गया। तो लोग जिंदा रहना चाह रहे हैं, लोग उतना दूर तक जाना चाह रहे हैं सबकी यादों में, ठीक है। तो ऐसा न्यूटन का क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एमएलटी क्या होता है, कैसे लिखते हैं एमएलटी, एम एल एंड टी, मास लेंथ एंड टाइम। ठीक, मास क्या है केजी, केजी की पावर कौन है 1 यूनिट, लेंथ मीटर 1 यूनिट, टाइम नीचे है डिवाइड में, कोई भी चीज नीचे होती है उसको ऊपर लिखना है तो पावर पे माइनस हो जाता है, इस टर्म को ध्यान में रखें। तो ये ऊपर लिखता तो कैसा होता -2 पावर, एमएलटी इसका हो गया। इतनी सिंपल सी बात, इतनी सिंपल सी चीज, ठीक है। देखो क्या होता है ना, मैं बस थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करो, डरना नहीं है सब्जेक्ट से, ठीक है। डर सबको लगता है लेकिन इससे नहीं डरना। आपको जो बताया ना कॉन्सेप्ट, कि आपको याद करो एक चीज, वो टर्म है कि आप फैक्ट को ध्यान में रखो। आपको ध्यान में रखना कि फैक्ट क्या है, फैक्ट ही नहीं पता तो कैसे बात करेंगे, कैसे क्या चलेगा, ठीक है। अब थोड़ा और ऊपर से एक और एडवांस क्वेश्चन, एडवांस तो नहीं है तुम्हारे लिए, तो नया नया तुम पढ़ रहे हो ना, तो तुमको लगेगा कि अरे ये क्या पढ़ा दिया, ये क्या पढ़ा दिया, कोई बहुत ही भयानक चीज, ठीक है। यही क्वेश्चन था, अब की बार फोर्स पर टिल्टेड है, ठीक है। और क्वेश्चन ने ये पकड़ा है कि भाई ये ना हॉरिजॉन्टल से, क्वेश्चन बोलेगा हॉरिजॉन्टल से, वर्ड क्या हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा है सर, कितना बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल ये है वर्ड, ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो जब बोले ना हॉरिजॉन्टल वर्ड आ गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल, तो कितना बोले विद द हॉरिजॉन्टल टू दी हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल से बोल दिया ना, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ। कितना सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ ऐसे 45 डिग्री तो 45 डिग्री। तो फोर्स क्या था, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर फोर्स लग रहा था इस ब्लॉक के ऊपर। किसी कोई प्रॉब्लम मतलब तो होगी नहीं, लेकिन सिंपल सा, सिंपल, एकदम सिंपल। चलो कंपोनेंट्स लेना सीखते हैं। देखो वैसे तो सीख चुके हो, लेकिन एक बार रिवीजन किए। देखो ये लेक्चर क्या है ना, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि भाई एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक्चुअली में मैंने क्या किया। हमें मैथमेटिक्स का बेसिक ही नहीं पड़ता और फिजिक्स लगाने चले, कंपोनेंट लेने आता ही नहीं है, कितने दुख की बात। तो ये सब सीखना है, ये सारे टर्म्स सीखने हैं हमें। ये एक्स एंड वाई है, यहां पर हमने कुछ खतरनाक सी चीज लिख दी, कुछ बना दिया। मान लो ये ए यूनिट का कुछ लेंथ है, हमें एक्स एक्सिस में एंगल लेना है, मान लो थीटा। तो इसका प्रोजेक्शन, वर्ड क्या है प्रोजेक्शन, क्या होता है प्रोजेक्शन मैं समझाता हूं। आसपास कोई किताब रखी होगी, ठीक है। ये एक क्यूबॉइड है, क्या है क्यूबॉइड, ठीक, क्यूबॉइड ही है ना, क्या है, क्या कहते हैं इसको, क्यूबॉइड ही बोलते हैं, हाँ आई थिंक क्यूबॉइड ही होगा, ठीक है क्यूबॉइड। तो इसकी परछाई कैसे बनेगी, एग्जांपल के लिए इसकी परछाई से फिजिकली इसकी परछाई, तो जैसे मान लो इमेजिन करो किधर से लाइट तुमने दिया इसको, तो इसकी परछाई कैसे बनेगी, एक रेक्टेंगल। किसी भी ऑब्जेक्ट की परछाई कैसी बन रही है, ठीक है, उस परछाई को ही हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। और इजी टू आइडेंटिफाई हो जाता है कि बॉडी कैसा दिख रहा है, बेसिकली इसका मेन मकसद यही है, उसके एक फेस को इमेजिन करने के लिए, मल्टी फेस को इमेजिन करने के लिए काम होता है, ठीक है। तो इसी को हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब तो टर्म्स को समझते हैं प्रोजेक्शन क्या है। मान लो कि ए का प्रोजेक्शन एक्स में लेना है, जिधर भी थीटा दिया जाता है ना, देखो मैं
देखो कह रहा हूँ ना, कुछ बातों को समझी जाती है। ये एक है, मतलब यहाँ ट्रायंगल बनेगा, साइन कॉस टैन बनेगा, वो तो बात की बात है, वो तो ठीक है। लेकिन यार जैसे हमें सवाल लगाना है तो एक लॉजिक बैठ जाना चाहिए कि भाई अगर कोई चीज है, उसका थीटा जिधर भी बना है, जिधर भी लिखा हुआ है थीटा, अगर उधर लेना है उसका प्रोजेक्शन, किसी भी लेंथ का ए लेंथ का बॉडी, उसका प्रोजेक्शन उसके थीटा के साइड लेना है, तो जो टर्म होता है ना, वो कॉस थीटा होता है। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई ए कॉस थीटा। और जिधर नहीं लेना है, सिंपल सी बात है भाई, जिधर नहीं लेना है उधर क्या हो जाएगा? कॉस का जो, जैसे मान लो दो भाई होते हैं ना, तो साइन और कॉस दो भाई हैं, ठीक है, तो ये यहां हो जाएगा ए साइन थीटा। सिंपल सी बात है भाई, इतना सिंपल सा तुम ना कर पाओ, जानता तुम कर लो। देखो अब हमें इस बॉडी में क्या निकालना है, मान लो कि एक्सीलरेशन भी दे दिया, ठीक, लिखे सारी बातें, एक्सीलरेशन मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया, सारी बातें हैं यहाँ पर, कोई मैं बहुत बड़ा मतलब वो नहीं बता रहा हूँ, रॉकेट साइंस, सिंपल से है। सर आपने ही बताया था प्रोजेक्शन इसको हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा, सवाल तो हॉरिजॉन्टल ऐसे है ना, इसको सॉल्व करना है बेसिकली। तो देखो एक चीज मैंने नहीं बताई, चलो इस क्वेश्चन के बाद तुमको समझाऊंगा, बहुत मजेदार चीज है कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या करेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल लेंगे। अच्छा हॉरिजॉन्टल ही क्यों ले रहे हैं सर, ऐसे नहीं लेते। देखो अगर ये बॉडी है, अभी ये बॉडी थी ना, इस बॉडी के ऊपर अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो फोर्स मैक्सिमम ट्रांसफर होगा, बात सही है सर, फोर्स मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। अगर मैं इस बॉडी पर ऐसे फोर्स लगाऊं तो फोर्स ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है भाई, इधर स्लिप कर जा रहा है, और हमें बढ़ाना किधर है, इधर बॉडी को। ऐसे लगाऊं तो कम फोर्स ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस बॉडी को ऐसे लेकर आए। अब ये क्यों करते हैं मैं बताता हूँ, इसी बात जस्ट बताऊंगा, क्योंकि एक यही वो हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन करते इसको इधर रखा तो हमारा क्या लिखा था, ऐसे लिखता, फोर्स का फोर्स यहाँ लिखता, एम ए लिख देता। लेकिन क्योंकि अब हम ये टर्म यहां ले रहे हैं, इसको इधर कर रहे हैं, तो फोर्स का क्या होगा, एफ cos 45 डिग्री। अब जो फोर्स लिख रहे थे ना, एफ यहां लिखना चाह रहे थे, एफ, अब उसकी जगह आ जाएगा उसका कंपोनेंट, उसका प्रोजेक्शन क्यों आता बताता हूं, एफ cos 45 सिंपल सी बात है, सिंपल एकदम। थोड़ा और समझे, और अंदर से फोर्स निकालना था ना, एम क्या है, एफ, क्योंकि एफ निकालना, जिसको निकालना है तो उसको अकेला करते हैं, कॉस मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा एकदम बच्चों वाले तरीकों से, एम ए अपॉन कॉस 45 डिग्री, ठीक है। बहुत बच्चे होंगे जिनको नहीं आता है भाई, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, ठीक है, टेंशन में होते हैं तो भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीजें भी भूल जाते हैं, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है इस बात का। तो F इक्वल्स टू M, मास कितना है 5, लीजिए, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, cos 45 कितना होता है 1/2 होता है, cos 45 कितना होता है, cos 45 बराबर 1/2। ये क्या होगा, सबसे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ सर सही में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है सर, तुम बताओ भाई सही है क्या है, देखो क्या लगता है, सही है, फोर्स बढ़ जाएगा, सोचने वाली बात है ना, फोर्स cos 45 फोर्स बढ़ जाएगा। देखो क्या है, जब मैंने इसका प्रोजेक्शन लिया ना, प्रोजेक्शन इधर से, तो चलो वैल्यू पुट कर देते हो, यहाँ पे 1/2 होता, ठीक है, F इक्वल्स टू 5 इंटू 10 इंटू 2 100 मीटर। सर पॉसिबल है किसी एंगल से,
पॉसिबल है। cos 45 होता है। cos 45 कितना होता है? cos 45 1 by अंडर रूट 2 होता है। बताओ, देखो यार, छोटी छोटी बातें हमें तुम्हें सब हमको सीखनी है। रूट 2 छोटी छोटी गलतियां होती है ऐसी। ये तो एक टर्म है भाई, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। छोटी छोटी चीजें हम गलतियां कर देते हैं सवाल लगाते वक्त, कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम्हें नहीं करना है। हमें इतनी बार किसी चीज को प्रैक्टिस करना है, इतनी बार किसी चीज को प्रैक्टिस करना है कि वो चीज इजी हो जाए। तो रूट टू टाइम्स ऊपर चला जाएगा और आंसर क्या आएगा? रूट 52 न्यूटन। देखो यही देखो मैं समझाता हूँ। मैं जब था 11th में तो कभी इधर हड़बड़ाता था मैं, तुम भी 11th में हो हड़बड़ाओगे। तो ऐसे प्रॉब्लम में क्या हुआ ना कि तुम उस जो चीज़ है ना जो तुमको आती है क्लास उस टाइम तुमको पढ़ाया था, इंसान भूल जाता है कि साइन की वैल्यू क्या है। साइन 30 1/2, cos साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। सेम कॉस में भी होता है, बस cos 30 √3/2 रहता है, cos 60 1/2 हो जाता है। cos 45 और sin 45 सेम होता है। tan आपका tan की जो वैल्यूज होती हैं आपको पता ही होगा, tan 45 1 होता है। ठीक, तो आपको ये बातें समझनी है, आपको ये बात जाननी है, आपको कोई चीज भूलना नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है। वो सब कोई नाम नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, या अभी एट दैट टाइम क्लिक नहीं कर रहा है, ठीक है। आई थिंक कोई ऐसा टर्म नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो हम इसको नाम दे देंगे लॉ ऑफ इक्वालिटी। लॉ ऑफ इक्वालिटी बाय डायरेक्शन, ठीक है। इसका नया नाम दे देते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा, लॉ ऑफ इक्वालिटी इन डायरेक्शन। तो नाम लग रहा है नहीं, कुछ मैंने कुछ खोज दिया, ठीक है। मैंने कुछ खोज दिया है, कुछ नया इन्वेंशन कर दिया है। देखो क्या होता है लॉ ऑफ इक्वालिटी। देखो फोर्स कैसे भी लग रहा हो, तुमको फोर्स को दो डायरेक्शंस में लाने हैं या दो एक्सेस पे लाने हैं, यही है लॉ ऑफ इक्वालिटी। क्या है लॉ ऑफ इक्वालिटी? कुछ भी करके वैसे कुछ भी इन द सेंस आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। बाय यूजिंग कंपोनेंट we can easily make any quantity in x और y axis। ठीक है, कंपोनेंट्स का यूज करके हम एक्स वाई एक्सिस में ले सकते हैं। और क्या है, क्या टर्म्स क्या है? जैसे मान लो कोई चीज एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, अगर यहाँ पे कोई टर्म एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है और इधर भी, तो जितने भी टर्म्स इधर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन वाले में होंगे वो दोनों एक दूसरे क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे अभी क्वेश्चन दिया था ना, तो एफ देखो कुछ टिल्ट सा गंदा सा था, ऐसा था, और एक्सेलरेशन इधर था। तो हमने कहा यार एक्सेलरेशन के बराबर हो जाए बस, तो कंपोनेंट ले लिया, ठीक है। बांसुरी नहीं बजा रहा, ठीक है, आता है वैसे, लेकिन क्या है कि इस डायरेक्शन में था, ये ऐसे लग रहा था, तो मैंने कहा कि यार ऐसे ना लगे, ठीक, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर था और इधर कोई मायने नहीं रखता। तो हमने किया उसका एक एक्सिस में ले लिया, कंपोनेंट लेना पड़ा, क्योंकि जो भी दूसरी क्वांटिटी थी जो एक्सेलरेशन थी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, लेकिन जो फोर्स था वो एक्सिस के पैरेलल नहीं था। तो हमने एक कंपोनेंट ले लिया, सिंपल सा कंपोनेंट ले लिया, बहुत बढ़िया, ठीक। और जो भी इधर कंपोनेंट लिया था तो कुछ ना कुछ आएगा टर्म,
तो cos थीटा आ गया था, cos 45 था यहाँ पर, और क्या था, इधर वाला एक्सेलरेशन था, और क्योंकि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है इस पे एक सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल एक सवाल समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो एक मास था m, ठीक, उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे गिरा था वेट की वजह से, इसकी वजह से वेट देते हैं mg लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, इधर एक्सेलरेशन लग रहा था, ठीक, और फोर्स इसके ऊपर ऐसे लग रहा था, F कैसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल टाइप क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेस मिलाना पड़ेगा। ये कौन सा एक्सेस है, ये सर आपने बताया था एक्स एक्सेस है, ये भी सर आपने बताया था क्या है, वाई एक्सेस है, और बढ़िया सिंपल सा कंपोनेंट तोड़ देंगे, एक एक्स के डायरेक्शन में और एक वाई के डायरेक्शन में। इस कंपोनेंट को थोड़ा भी मैंने सिखाया था ना, यहाँ पर अगर थीटा बनाया है तो जिधर बनेगा, जिधर थीटा बना है उधर कंपोनेंट किससे लेंगे, कॉस से लेंगे, एफ कॉस थीटा, और जो बचा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। अच्छा ये बताओ, मैं इस जो अभी मैं इस पे खड़ा हूँ, कह रहा मैं कि क्या कहते हैं इसको, सरफेस पर, ठीक है, मैं वर्ड भूल जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं सरफेस पर खड़ा हूँ, सोचो एक बार कि मैं सरफेस पे कैसे खड़ा हूँ, एकदम स्ट्रेट वाई एक्सिस, सरफेस कैसा एक्स एक्सिस पर, तो जब भी मैं आज कहीं भी मूव करूंगा तो क्या मैं वाई एक्सिस पर ही रहूंगा कि क्या कोई और एक्सिस पे आ जाऊंगा, नहीं आऊंगा ना, क्योंकि मूव क्या सीधा हुए करूंगा, लेट के तो मूव करूंगा नहीं, ठीक है, एज ह्यूमन हम तो जब साइकिल चलाते हैं कुछ करते हैं लेट नहीं चलते हैं क्या, रेडा खड़े हुए चलते हैं, तो मेरा एक्सिस वाई एक्सिस ये हरदम सेम रहेगा हर जगह, जिधर भी जाऊंगा उधर भी सेम ही रहेगा, सत्य है, अखंड सत्य, ठीक। तो अगर ये यहां पर है, कहां पर है सर, यहां पर है, तो इसको कहीं पर भी मैं घिसका सकता हूं, उधर कहीं पर भी मैं घिसका सकता हूं, तो जहां ये था मैंने इसको यहां घिसका दिया, घिसका देते थे ना, इमेजिन कर लिया, ठीक है, तो ये y में था तो y वाले, अब मैं लिखूंगा x एक्सिस में कहां आते हैं, कौन कौन था, f cos थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर है, a, और m तो आ गया, ठीक। दूसरा क्या था, y, y एक्सिस में देख लेते हैं क्या है y एक्सिस में, f sin थीटा इक्वल्स टू m g, कोई समस्या नहीं जी, नहीं समस्या है सर, ये थोड़ा मिटका इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, सिंपल सा है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए सर, एकदम सिंपल सा काम है, डिवाइड करना है हमें, ठीक है, क्या करना है, डिवाइड करना है, कैसे करेंगे सर, इक्वल डिवाइड का साइन लगा है, इधर इक्वल्स टू इधर इक्वल्स टू, एफ साइन थीटा, यहाँ पे एफ कॉस थीटा, यहाँ पे ले लेंगे mg, क्योंकि इक्वेशन ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसको डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो इसका जो लेफ्ट वाला टर्म है लेफ्ट से डिवाइड होगा, राइट वाला टर्म है राइट से डिवाइड होगा, ये यहाँ पे हटा देना चाहिए मेरी m मास से मास कटा और फोर्स से फोर्स कटा, ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू जी बाई टी, हाँ सर, ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीखा है, साइन बाई कॉस का क्या बोलते हैं, टेन बोलते हैं सर, बहुत बढ़िया, टेन थीटा इक्वल्स टू जी बाई ए। अब देखो यार, तुम लोग मैथ के स्टूडेंट हो, अगर इस थीटा निकालना नहीं आता है ना तो फोन में घुस के मारूंगा, क्यों, रीजन क्या है, ये आना चाहिए, मतलब हमें तुम्हें सबको आना चाहिए। क्या करता है, थीटा निकालने के लिए टेन को उधर भेज देते हैं, क्या करते हैं, थीटा निकालने के लिए अब क्योंकि थीटा निकालना ना, जिसको निकालना हो तो उसको अकेला करता है, भाई थीटा निकालने के लिए tan को उधर भेज देंगे, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स g बाई x, वाह सर, आगे थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स g बाई x, जो ये थीटा थी ना इसकी वैल्यू क्या गई, tan इनवर्स g बाई x। और सोचो मैंने अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, सो हम कुछ पढ़ाना नहीं कहते यार, टर्म्स हमने सिखाया नहीं तो भी तुमको इतना टफ चीज़ है, अभी तो टफ, मैं क्या कह रहा हूँ टफ नहीं है,
जब प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करोगे और प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हें चीज़ें आने लगेंगी। थोड़ा और, ठीक है। कहाँ गए जो मेरे हाथ में है यार। पता नहीं आप यहाँ तक पहुँचोगे कि नहीं, लेकिन क्या कर देते थोड़ा सा सही किया जाए, कोई बात नहीं, कोई ठीक है, ठीक है। थोड़ा और में हम देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा समझने की कोशिश और कराता हूँ, ठीक है, थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। ओके, और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब इसी पर थोड़ा और टफ कर देते चीज़ों को, ठीक है। क्या करा जाए, थोड़ा सा क्या किया जाए। ठीक, आपको बताना है, सॉरी, ठीक है। ये सवाल ठीक है, डिस्टेंस भी दे देते हैं कि मान लो कि ये 5 मीटर चला होगा, एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि जो इजी हो कट दी जाए, तो 5 ही दे देते हैं, 5 ना देकर यार 2 दे देते हैं, 2 मीटर प्लस, ठीक है, स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है कि एक मास था, ये ले लेते हैं, एक मास था, ठीक है। अब उसके ऊपर फोर्स लगा, नहीं पता कितना फोर्स लगा, लेकिन इतना पता है कि जो फोर्स लगा ना वो 60 डिग्रीज लग रहा था। अब जैसे ही फोर्स इसके ऊपर लगा, ठीक है, तो ये मूव किया, कितना मूव किया सर, 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जब उस पर फोर्स लग रहा था ना, उस टाइम पर उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था 0 था। आते 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 फाइनल वेलोसिटी इसका हमको पता है कि 10 मीटर पर सेकेंड था। सर आप फोर्स निकाल दो, बॉडी की फोर्स कितनी लग रही थी, ठीक है। सवाल इतने सिंपल सा लगा देते हैं। मैंने एक बात समझा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो प्राइमरी इक्वेशंस थे, v इक्वल्स टू u प्लस a, ds इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। अच्छा, इस इक्वेशन में क्या नहीं दिया हुआ, टाइम अवेलेबल नहीं है। टाइम अवेलेबल नहीं है तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोशन वर्ड है, मोशन लगाते हैं, क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है सर। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी सर, 0 थी। फाइनल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u आपका 0 का स्क्वायर प्लस 2। ए क्या है सर, एक्सेलरेशन 2 मीटर। सर s क्या है सर, अभी बता चलिए। s मतलब s से रिप्रेजेंट करो या आप d से बात एक ही है, s से लिखो या d से लिखो, बात एक ही है, 5 मीटर। वेट अ मिनट यार, इसमें ये नहीं देना था मुझे, एक्सेलरेशन नहीं देना था, मेरी गलती, ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं देना था, ठीक है। एक्सेलरेशन भी आप बताओ और फिर वो बताओ, ठीक है। एक्सेलरेशन नहीं पता है, s5 पता है, ठीक है। एक्सेलरेशन नहीं देना था क्वेश्चन में। देखिए वही मैं कह रहा हूँ यार, गड़बड़ क्या हो रहा है। एक्सेलरेशन इस क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। हमें निकालना क्या था,
एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों निकालने हैं। मास दिया हुआ है, इसको हम 2 kg दे देते हैं, ज़्यादा सही है। अब थोड़ा करते हैं, निकाल लो, ये 0 हो गया तो क्या बचा 10 का स्क्वायर 100, 2 इंटू 10 ये हुआ। एक्सेलरेशन कितना है सर 10 टाइम्स में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। पुट कर दो। पुट करने से पहले हम देखेंगे कि देखो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था एक्सेलरेशन बॉडी की। दोनों क्या है एक्स एक्सिस में होना चाहिए, तो इसका हम एक प्रोजेक्शन ले लेंगे। F इक्वल्स टू कितना होता है सर, F इक्वल्स टू सर होता है इधर कितना होता है cos थीटा 60 डिग्री और cos 60 डिग्री साइन का जो वैल्यू होता है 30 डिग्री के बराबर होता है 1/2 होता है। इतना सिंपल है। अब एक्स एक्सिस में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं लिख लो, एक्स एक्सिस में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उसको लिख लो। एक्स एक्सिस लिख देंगे, क्या क्या आ रहा है एक्सिस में सर, बहुत सिंपल सीधा आ रही है, एफ आ रहा है, cos कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है और एम ए आ रहा है। ठीक है सर, वैल्यू सारा पुट कर दो उसमें, मतलब इसमें नहीं, मतलब यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक कॉलम है, इसमें आगे सवाल पड़ेगा। ठीक है, तो f निकालना था, तो f इक्वल्स टू एम ए अपॉन कॉस थीटा 60 डिग्री राइट लिख लो। m मतलब होता है मास, मास है 2, एक्सेलरेशन है 10। ये देखो नीचे है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 यहाँ आएगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो फोर्स कितना हो गया आपका 2 इंटू 10 इंटू 2, बेसिकली कितना हो गया 40 न्यूटन। अच्छा, आपसे कंपैरेटिव सवाल पूछना कि इन द कंपैरिजन ऑफ दिस बोथ पोजीशंस ऑफ फोर्स, मतलब एक आपका टिल्ट लग रहा है फोर्स और एक आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसको हम बोलते हैं फोर्स टिल्ट बोलते हैं FT, और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है। तो बताओ इन दोनों कंपैरिजन में किसका फोर्स ज्यादा आएगा। मैंने अभी बताया ना, फोर्स ज्यादा आएगा। कुछ सोचो, एक टेबल है आप उसको ऐसे घिसका रहे हो और एक टेबल है आप उसको ऐसे घिसका रहे हो, तो किसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है, ऐसे घिसकाने में क्या ऐसे घिसकाने में लग रही है ना, तो इस पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा। कहने का तात्पर्य क्या है कि फोर्स मतलब इसको ऐसे समझो ना कि इस ऐसे हमको बढ़ाने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, ट्रांसफर फोर्स नहीं हो पा रहा है। कि अगर किसी अगर ऐसे है ना तो वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, इसमें ज्यादा फोर्स हमें अपनी तरफ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको रेजिस्ट करने वाला आगे टॉपिक है फ्रैक्शन, वो रेजिस्ट कर रहा है इसको। फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल टर्म्स है, जब भी कोई बॉडी दो कांटेक्ट करती है तो बॉडी जब आगे मूव करती है ना, जहां से कांटेक्ट की होगी वो कांटेक्ट सरफेस उसके ऊपर पीछे फोर्स लगाता है रोकने के लिए, तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूव करने। इसी वजह से ये जो वैल्यूज होती है ना ज्यादा आती है, इसकी वैल्यू ज्यादा आएंगी, कंपोनेंट्स की वैल्यू ज्यादा होती है। तो फोर्स मैंने कितना लगाया किस टर्म्स में ज्यादा है भाई, इसमें है, फोर्स टिल्टेड ज्यादा होगा फोर्स हॉरिजॉन्टल से, क्योंकि मैं कितना पावर लगा रहा हूं, मैंने कितना फोर्स लगाया, हर बार इसमें ज्यादा लगेगा। अभी आपने खुद भी देख लिया ज्यादा ही लग रहा था, उसकी प्रीवियस वाले में आपने देखा था कि ज्यादा ही लग रहा था कंपैरेटिवली। तो आज के लिए इतना काफी। धीरे धीरे देखो, अगर डेली भी मैं लेक्चर डालूँ ना डेली तो बहुत हो जाएगा, ठीक है, बहुत डेली भी डालूंगा तो 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 4-5 दिन। आप क्वेश्चंस लगाने के लिए अलग से लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे। ये था सिर्फ एक छोटी सा इंट्रोडक्टरी वीडियो। खुशी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोशिश थी कि मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लूँ, ठीक है। देखो एज अ टीचर मेरा काम है तुम्हें फैक्ट बताना और तुम्हें थोड़ा बहुत सोचना सिखाना। कि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी थोड़ा समस्या ही होती थी ना कि मैं सोच नहीं पा रहा था, तो टीचर ने ये बोला कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ अगर टर्म्स पता चलेंगे, चीज़ें पता चलेंगी और चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो तुम्हारा काम है फैक्ट को समझना, चीज़ों को याद करना, कौन सा टर्म करता क्या है, फोर्स करता क्या है, एस्केलेशन करता क्या है। फोर्स का काम है चीज बॉडी को मूव कराना, एस्केलेशन का काम है यार उस
जो रेट है ना वेलोसिटी का किस तरीके से चेंज हो रहा है ये बताना। ये चीज़ें टर्म्स हैं, आपको टर्म ही नहीं पता रहेगा फिर आप सवाल नहीं लगा पाओगे। और ये सबके साथ नहीं, जब मैं भी था मेरे साथ भी दिक्कत थी। तो आप चीज़ें करो और ये वाला टर्म थोड़ा ध्यान रखना, मैंने कितना फोर्स लगाया है, क्योंकि किसी किसी किताब में ऐसा होगा ना कि यार ये अब उसका कि कई स्कूल में गए बोले तुमने कि सर तो हमारे ये बता रहे थे, तो मैं ये टर्म कह रहा हूँ मैंने कितना फोर्स लगाया भाई टेबल उसकाने के लिए। तुम अपने कर्म से तो टेबल को कभी ऐसे पकड़ना और ऐसे फोर्स लगाना, ज़्यादा फोर्स लगाओगे क्योंकि कोई चीज़ उसको रोक रही है, कॉन्टेक्ट पर उसका फ्रिक्शन रोक रहा है, और ऐसे लगाओगे आराम से तो आराम से फोर्स लग जाएगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ये टर्म थोड़ा ध्यान रखना। कोई कुछ बोल दे कुछ तो मुझे गाली दे मत देना आकर, ठीक है, कि सर तो बोल पड़ा दो ठीक, ऐसा नहीं करना। सिंपल सी बात है, सिंपल सा आराम से पढ़ो। गुड बाय।